हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। क्लास 10th इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 है हमारा, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो आइए इस चैप्टर के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं सभी को हल करते हैं। तो ये रहा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसकी संख्या टोटल 16 है। देखिए क्या है पहला प्रश्न, अर्थव्यवस्था क्या है, यानी व्हाट इज़ इकनॉमी। तो आइए अर्थव्यवस्था की परिभाषा करते हैं। तो देखिए इकनॉमी की परिभाषा हम ऐसे करेंगे, अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय एक देश या क्षेत्र विशेष की उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित उसके सभी आर्थिक क्रियाकलाप का संपादन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं, तो ऐसे सभी कार्य जिनसे रुपया पैसा आता हो, ठीक है, जिससे हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे घर में रुपया पैसा आता है, वो सभी आर्थिक क्रियाकलाप कहे जाते हैं और इसी को कहा जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को, अर्थव्यवस्था। आंसर हम यहाँ से और यहाँ तक करेंगे। आप चाहे तो इसका आंसर ये भी कर सकते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का अर्थ यानी इकोनॉमी का अर्थ है उस व्यवस्था या संगठन से है जिसके अंतर्गत समाज के सभी सदस्य अपने आर्थिक क्रियाकलापों, आर्थिक मतलब रुपया पैसा कमाने वाले कार्यों, ठीक है, ऐसे काम जिससे रुपया पैसा आता हो, जीविकोपार्जन होता हो, ठीक है, अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था जीवन यापन की अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई भी अर्थव्यवस्था की परिभाषा हो जाती है। समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हुए देखिए दूसरा प्रश्न, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल ग्रोथ से आप क्या समझते हैं। इकोनॉमिकल ग्रोथ यानी आर्थिक विकास की हम परिभाषा लिखेंगे। देखिए इकोनॉमिकल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ऐसा विकास जिससे हम रुपया पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाने लगते हैं, तो वो हमारा आर्थिक विकास हो गया। वह प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में एक लंबी अवधि तक वृद्धि होती है। उसके आय में क्या होती है, लंबी अवधि तक वो वृद्धि होती रहती है, यानी वो विकास कर गया है, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में। तो हम इसकी परिभाषा हम यहाँ ऐसे करेंगे, प्रो मेयर यानी एक इकोनॉमिकल है, प्रो मेयर के अनुसार, ये अर्थशास्त्री हैं तो उनके अनुसार यहाँ से परिभाषा हो जाती है, उस प्रक्रिया को आर्थिक विकास की संज्ञा दी जाती है, यानी उसे आर्थिक विकास कहा जाता है उस प्रक्रिया को जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन तक वृद्धि होती रहती है। तो क्या समझ में आया, यानी उस प्रक्रिया को आर्थिक विकास की संज्ञा दी गई है जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में, पर कैपिटा इनकम में लंबे समय तक वृद्धि होती जाती है, उसे हम कहते हैं आर्थिक विकास हो गया, ठीक है। इनकम ऑफ कंट्री ऑफ इंक्रीज ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी परिभाषा हो। तीसरा सवाल देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम क्या है, ये हमें बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय आय की परिभाषा हम ऐसे करेंगे, राष्ट्रीय आय किसी देश के अंदर एक निश्चित अवधि में, जैसे एक साल में एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं, जितनी वस्तुएं उत्पादित होती है, क्रय विक्रय होता है, ठीक है, आयात निर्यात होता है, और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है, जिसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली आय भी सम्मिलित है। समझ में आ गया। एक साल में जितने वो इनकम करते हैं तो वही हो जाता है राष्ट्रीय आय। इसका मतलब तो काफ़ी सिंपल है, राष्ट्रीय आय। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। चौथा सवाल देखिए, प्रति व्यक्ति आय से क्या समझते हैं, पर कैपिटा इनकम से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, इसकी परिभाषा हम ऐसे करेंगे, किसी देश की कुल आय में, किसी देश के जितने भी आय होती है, कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उस देश की औसत आय होती है, ठीक है। औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, यानी उस देश के राष्ट्रीय आय है और उस देश की जनसंख्या में जब हम भाग लगा देते हैं तो निकल जाता है प्रति व्यक्ति आय। समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपको पूरा लिख लेना है, यहाँ तक समझ में आ गया इसका आंसर। पांचवा सवाल देखिए, राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से क्या संबंध है। तो अभी हमने देखा प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है, वो जनसंख्या से ही की जाती है, ठीक है, जनसंख्या से, यानी राष्ट्रीय आय से जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय आ जाता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। समझ में आ गया राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से संबंध। इसके बाद देखिए 6 नंबर, दो देशों के विकास के स्तर की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्या है, यानी दो कोई देश है,
ठीक है। तो वो कौन सा देश ज़्यादा विकसित है, कौन सा देश ज़्यादा विकासशील है, ठीक है, इसकी तुलना करने का सबसे मापदंड सही तरीका क्या है, वही हमें बताना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा समझिए, दो समय बिंदुओं अथवा दो अर्थव्यवस्थाओं के विकास के स्तर की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए भारत का विकास की तुलना अमेरिका से की जाए, जापान या अन्य देशों से की जाए, तो क्या हम देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय हम वहाँ की देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय किसी देश के विकास की जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मापदंड है। हम ये प्रायः प्रति व्यक्ति या औसत आय द्वारा ही दो देशों से एक अधिक देशों को विकास कैसे की तुलना करते हैं। तो क्या समझ में आया, तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय दो देशों के विकास की तुलना की यही मापदंड माना जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। सातवां सवाल देखिए, आय के अतिरिक्त यानी किसी क्षेत्र यानी किसी देश के विकास को हम देखते हैं, तो आय के अतिरिक्त, आय को ना देखकर कुछ अन्य कारक का उदाहरण दें जो हमारे जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं, यानी जीवन स्तर को ये बताते हैं कि ये शिक्षित है, विकासशील है, गरीब है, अमीर है, ठीक है। तो कौन सा दो कारक है, तो कौन सा वो कारक है आय के अतिरिक्त। तो पहले आप समझिए, तो हमने अभी देखा कि दो देशों की तुलना की बात की जाए तो हम प्रति व्यक्ति आय या औसत आय की बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं। जैसे उस देश का मृत्यु दर भी हम देख सकते हैं, साक्षरता दर भी देख सकते हैं, कितना ऊंचा है कितना नीचा है, ठीक है। और अन्य संबंधी भी यानी सामाजिक विकास की जो बिंदु है उसको भी हम देख सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय, अस्पताल में बेडों की संख्या अथवा 1 लाख जनसंख्या पर डॉक्टरों की संख्या, ये सारे बिंदु हम नज़र डाल सकते हैं। ये इसमें आय कहीं नहीं है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, लंबी जीवन प्रत्याशा, उस क्षेत्र के नागरिकों का जीवन अवधि कितना है, ठीक है, कितना लंबा है, कितने वर्ष वो जीते हैं, निम्न मृत्यु दर, साक्षरता दर, ये तीनों लिखने के बाद आपको ये थोड़ा और भी लिख लेना है, सामाजिक जो तुलना है ये भी आपको लिख लेना है, अस्पताल में बेडों की संख्या, डॉक्टरों की संख्या, ठीक है, और प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर नामांकन का दर, ये सारे आपको थोड़ा लिख लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल देखिए, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के 3 प्रमुख सूचक क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो इसमें ये सूचक माने जाते हैं जीवन प्रत्याशा, ठीक है, यानी जीवन अवधि, दूसरा शिशु मृत्यु दर, और तीसरा है मौलिक साक्षरता, ठीक है। ये देखी जाती है कितनी है, समझ में आ गया। 9 नंबर देखिए, आय के अतिरिक्त विकास के अन्य मापदंड क्या हो सकते हैं, हमने अभी देखा, ठीक है, 7वें सवाल में। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, आय के अतिरिक्त विकास के अन्य मापदंड हैं यहाँ पे जीवन प्रत्याशा, निम्न मृत्यु दर, ठीक है, निम्न मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, और यहाँ पे सामाजिक देखते हैं, सामाजिक भी मापदंड है। यहाँ पे देखिए प्रति व्यक्ति आय, अस्पतालों में बेडों की संख्या, 1 लाख जनसंख्या पर डॉक्टर की संख्या, तो इनमें से कुछ आपको लिख लेना है, समझ में आ गया। 10 नंबर सवाल देखिए, मानव विकास सूचकांक में आर्थिक विकास के क्या मापदंड निर्धारण किए गए हैं। मानव विकास सूचकांक में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आर्थिक विकास के जो मापदंड है ये देखा जाता है कि शैक्षिक स्तर कैसा है, समाज में लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उसकी स्वास्थ्य स्थिति कैसे है, ठीक है, वो स्वस्थ है कि नहीं, उनमें कोई बीमारियां तो नहीं है, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, तो 1, 2 और 3 ये की जाती है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हुए देखिए 11 नंबर सवाल, प्राकृतिक संसाधनों के अति विदोहन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब है। प्राकृतिक संसाधनों के अति विदोहन, पेड़ों, जंगलों, पानी का बर्बादीकरण, ठीक है, ये सारे क्या है, अति विदोहन है, तो यानी उसको बर्बाद करना। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन तथा दुरुपयोग हुआ है। इसका क्या मतलब है, इससे पर्यावरण संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हुई है, हमारे जीवन धारणा और भूमंडलीय संकट कारण हो सकता है, जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है, असमय बारिश, असमय ठंडा, गर्मी, ये सब सारे किसके कारण होता है, ये अति विदोहन के कारण ही होता है। तो यहाँ से यहाँ इसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल, आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल ग्रोथ का स्तर गैर आर्थिक कारकों से किस प्रकार प्रभावित होता है। तो आइए इसका आंसर हम लोग करते हैं समझकर। तो पहले आप समझिए आर्थिक विकास के निर्धारण कारण। आर्थिक विकास का मतलब मैंने आपको बताया है, इकोनॉमिकल ग्रोथ जो होते हैं वो किन कारणों से, यानी रुपया पैसा जब हम ज़्यादा कमाने लगते हैं वो आर्थिक विकास हो गया। तो ये विकास कम या ज़्यादा
ये कैसे प्रभावित होता है, इनके कारक क्या है? दो कारक होते हैं, एक आर्थिक कारक होते हैं और एक गैर आर्थिक कारक होते हैं। तो हमें ये बताना है गैर आर्थिक कारक, ठीक है। आर्थिक विकास में गैर आर्थिक कारक कैसे ये कार्य करते हैं। तो गैर आर्थिक कारक में देखिए हो गया जो सिस्टम होते हैं, जो प्रशासन होते हैं, नेता मंत्री, कोई भी फंड आता है तो उनके पास जाता है, वो घोटाले कर देते हैं, ठीक है, कुछ उसमें गबन कर देते हैं, तो पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाता, आर्थिक विकास इससे बाधित होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से करेंगे, देखिए आर्थिक विकास को अप्रत्यक्ष प्रभावित करते हैं गैर आर्थिक कारक, आर्थिक विकास को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। गैर आर्थिक कारकों में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। इन संस्थाओं के प्रतिकूल रहने पर, अनुकूल नहीं, ये प्रतिकूल जब होते हैं, कुछ गड़बड़ियाँ करते हैं तो आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। समझ में आ गया? तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। 13 नंबर सवाल देखिए क्या है, किसी राज्य का विकास मुख्यतः किस बात पर निर्भर करता है? काफ़ी सिंपल है, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, शिक्षा पर, स्वास्थ्य और शासन प्रशासन पर निर्भर करता है। उस वहाँ की अगर शिक्षा अच्छी दी जाए तो उस राज्य का विकास होगा। स्वास्थ्य अच्छा रखा जाए, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ दी जाएँ, बीमारियाँ ना हो, तो भी वहाँ की क्या होगा, वो क्षेत्र डेवलप होगा। शासन प्रशासन अच्छे हों, ठीक है, ये 3 कारक हो जाते हैं। 14 नंबर देखिए सवाल क्या है, खनिज संसाधनों की दृष्टि से बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है? काफ़ी दयनीय है। तो यहाँ पे देखिए, बिहार जब झारखंड से विभाजित हुआ, कब? सन 2000 में। तो विभाजन हुआ, ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है, बिहार विभाजन के बाद, विभाजन के पश्चात अधिकांश जो खनिज संसाधन हैं वो झारखंड में चले गए और बिहार में इसका सर्वथा अभाव हो गया, ठीक है, बस हो गया। क्या है स्थिति? अभाव है। तो ये पूरा आपको लिखना है जैसे मैंने अभी बताया। 15 नंबर देखिए, बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर कैसा है? ऊंचा है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी खराब है? कैसा स्तर है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का? तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं विकास की महत्वपूर्ण मापदंड है, पैमाना है। तो बिहार में इसकी स्थिति देखिए, बिहार में इन सेवाओं का स्तर बहुत ही निम्न है, यानी काफ़ी कम है, खराब स्थिति है। तो समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका आंसर। आप चाहे तो थोड़े से और आंकड़े आप बढ़ा सकते हैं, कितना प्रतिशत है साक्षरता और कैसे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, ठीक है, क्या इसकी स्थिति है, तो थोड़ा सा आप यहाँ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ। इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए 16, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की विकास की संभावनाओं का उल्लेख करें। अगर हम बिहार में कृषि आधारित उद्योग धंधा अगर हम करना चाहें, विकास करना चाहें, तो उसकी क्या संभावनाएं हैं बिहार क्षेत्र में, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ से हमको करना है, इस राज्य में यानी बिहार में आपको लिखना है, बिहार में कृषि विकास की यथेष्ट संभावनाएं, काफ़ी संभावनाएं हैं। बिहार की भूमि अत्यंत उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी है, वस्तुतः उत्तर बिहार विश्व के सर्वोत्तम उपजाऊ भागों में से एक है। उर्वरा भूमि और पर्याप्त जल संसाधन के रूप में बिहार के प्राकृतिक संसाधनों का बाहुल्य यानी काफ़ी ज़्यादा है प्राकृतिक संसाधन। कृषि विकास द्वारा इस क्षेत्र कृषि देश का सबसे विकसित राज्य बनाया जा सकता है। बिहार में केवल खाद्य फसलों ही नहीं बल्कि गन्ना, जूट, तंबाकू आदि कई व्यावसायिक फसलें का भी उत्पादन होता है। अतः बिहार राज्य में कृषि आधारित उद्योग के विकास की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो यहाँ पे इस सवाल में लॉन्ग क्वेश्चंस को यानी लघु उत्तरीय प्रश्न डाल दिया गया है, तो आपको ये पूरा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।